हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता था कि जो मेरा लेक्चरर वीडियो था उसमें हम इकोनॉमिकल जियोलॉजी के 2 वीडियो बना चुके हैं एंड दोनों वीडियो बहुत ही आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिकल जियोलॉजी से संबंधित जो हम लोग बताते हैं ना आर्थिक भूविज्ञान, तो आर्थिक भूविज्ञान का जो मेन जो जड़ है ये वाला चैप्टर है जिसके विषय में अभी हम बात करेंगे। एंड इसका पार्ट बाय पार्ट करके लगभग 3 लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। एंड आप सभी को पता है कि जो इकोनॉमिकल जियोलॉजी में हमको क्या पढ़ना होगा, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण, जैसे खनिज होता है ना, खनिज का 2 भाग होता है, एक को बोलते हैं अयस्क, एक को बोलते हैं गैंग। तो अयस्क उसको कहते हैं कि अयस्क से जिससे हमारा धातु का निष्कर्षण होता है, तो धातु से ही ना हम लोग आर्थिक चीज़ों का स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमको ऐसी ही चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे लोहा तथा उससे संबंधित धातुओं के बारे में। लोहा, ठीक है ना, लोहा से संबंधित जितने भी धातु हैं उन सभी धातुओं के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, एंड आगे इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि आगे हम किस चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि इकोनॉमिकल जियोलॉजी का पार्ट 1, 2 वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आ जाते हैं कि इसमें तो हमको देखना है लोहा तथा उससे रिलेटेड जितने भी धातु हैं उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लेंगे। तथा जो नंबर 2 में पढ़ना है, यहाँ पे देखिएगा सामान्य धातु के बारे में। कुछ ऐसे धातु होते हैं जो कि एकदम सामान्य कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में। जैसे कि ट्रेन का डब्बा होता है ना, तो कोई होता है कि कोई एसी डब्बा हो गया, कोई ऐसा स्लीपर हो गया, कोई जनरल हो गया, तो सेम ऐसे ही हो गया, सबका वैल्यू अलग अलग है। तो कुछ ऐसे धातु हैं जिनका जगह जगह पे, कुछ ऐसे खनिज जिनका जगह जगह पे मूल्य अलग अलग होता है। तो पहले में हम लोग तो क्या पढ़ लेंगे, लोहा तथा उससे संबंधित धातु के बारे में। ठीक है, उसके बाद सामान्य धातु मीन्स जनरल कैटेगरी के बारे में, थोड़ा सा धातु के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तथा जो नंबर सी पे दिया हुआ है इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो ज़्यादा मूल्यवान है धातु के बारे में। ओनली धातु इसमें पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, खनिज नहीं, सबसे ज़्यादा मूल्यवान धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तथा जो आगे का टॉपिक है उसमें रेडियो एक्टिव धातु के बारे में, धातु के बारे में। ठीक है, उसके बाद विरल धातु के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अब देखिएगा सेम इसके जैसा ही मिल रहा है, सबसे जो मूल्यवान है वैसे खनिज के बारे में पढ़ेंगे। लाइक हीरा, जिसको डायमंड कहते हैं, उसको तो हीरा को तो हम लोग धातु में नहीं लेते हैं। तो इसमें धातु में आ जाएगा आपका मुख्य रूप से सोना आ जाएगा, चांदी आ जाएगा। ये जो होते हैं थोड़ा मूल्यवान है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। तो एक ये खनिज में आ जाएगा डायमंड। डायमंड अधातु होते हुए भी क्या है, बहुत ही मूल्यवान होता है, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये सब जो है ना छोटा छोटा सा टॉपिक है। ये सब जो सबसे बड़ा टॉपिक है आपका लोहा तथा उससे संबंधित धातु के बारे में। तथा सामान्य धातु का कैटेगरी बहुत बड़ा है, क्योंकि जनरल में बहुत सारे लोग भर जाते हैं, तो बहुत सारे धातु खनिज भरे हुए हैं। तो जनरल धातु में हम लोग उसको मतलब कवर कर लेंगे। इसके बाद आगे है खाद्य खनिज। खाद्य खनिज, ठीक है, ऐसे ही करके अभी आगे 3-4 और हैं, तो उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग को पढ़ना था लोहा तथा उससे रिलेटेड जितने भी खनिज आते हैं उन सभी के बारे में। तो उसके बारे में देखिएगा, पहला चीज़ लोहा है क्या, लोहा क्या है। तो लोहा जो है, लौह अयस्की को तो लोहा बोलेंगे ना, लौह अयस्क मीन्स खनिज में जो अयस्क होता है उसका बहुत अच्छा मूल्य होता है। तथा ऐसा खनिज उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए खनिज में अयस्क पढ़ना हो तो अयस्क हम लोग उसे बोलेंगे कि खनिज में अगर सबसे ज़्यादा किसी एलिमेंट्स की अगर मात्रा है तो उसे हम लोग बोलते हैं अयस्क बोलते हैं। ठीक है, तो लोहा के बारे में पढ़े तो भारत में अयस्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। भारत में अयस्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क नोवा मुंडी में पाया जाता है। कहाँ पे, नोवा मुंडी में। जैसा कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वाला अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको मिला होगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क नोवा मुंडी में पाया जाता है। उसके बाद आगे लौह अयस्क का उत्पादन जो है 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। ठीक है, बहुत जनरल सी चीज़ है। उसके बाद हम लोग तुरंत स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे चलेंगे। वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखिएगा। मैं हमेशा बताता हूँ कि लेक्चरर वीडियो में भले स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो, आपको वॉइस पे ज़्यादा ध्यान देना है, आवाज़ पे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भारतीय लौह अयस्कों को 4 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में, 4 प्रकार में, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो 4 प्रकार में बांटा गया है, जिसको पहले को हम लोग हेमेटाइट बोलते हैं, जो कि मिनिमम जो क्वेश्चन आता है ना कि लौह अयस्क में लौह अयस्क में हम लोग ज़्यादातर हेमेटाइट को, एंड आपको मैं बता दूं यहाँ पे क्वार्टज है, सीडेराइट है तथा लिमोनाइट है, लेटेराइट है। सबसे ज़्यादा जो आपका एग्जाम में रिपीटेड है वो टॉपिक है आपका हेमेटाइट। क्या है, हेमेटाइट। जो हेमेटाइट है वो झारखंड में पाया जाता है, झारखंड में जस्ट अभी बताया, नोवा मुंडी में। ठीक है, आगे बढ़िए, उसमें बिहार आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में जो है हेमेटाइट जैसा लौह अयस्क ज़्यादा पाए जाते हैं।
लोहा का ही अयस्क को हेमेटाइट कहते हैं। लोहा का ही एक अयस्क होता है, प्रमुख अयस्क है, उसे हम लोग हेमेटाइट बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वार्टज मैग्नेटाइट शिला, क्वार्टज मैग्नेटाइट शिला ये एक ही चीज़ है, क्वार्टज को ही मैग्नेटाइट शिला भी कहते हैं। ये आपका पाया जाएगा कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, गोवा में तथा केरल में, इस टाइप के खनिज, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सीडेराइट तथा लिमोनाइट कहाँ पे होगा, ये रानीगंज के कोयला क्षेत्र में पाए जाते हैं, रानीगंज के कोयला क्षेत्र में, जो कि लौह वाले कैटेगरी में आते हैं, लोहा तथा उससे संबंधित मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं। आगे नंबर 4 पे लिखा हुआ है लेटेराइट, तो यह जो है अब बनता कैसे है, ये कहाँ पे पाया जाएगा लेटेराइट, तो आप सभी लोग जानते हैं कि लेटेराइट मृदा का एक प्रकार है, समझ रहे हैं ना, जो काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा ऐसे बोलते हैं, वन मृदा, ऐसा कुछ। तो जो लेटेराइट आता है, अब देखिएगा लेटेराइट मिट्टी कैसे बनता है, तो लेटेराइट मिट्टी को अच्छा हम लोग मानते हैं, तो वो बनता कैसे है, तो अपर्दन से बनेगा, अपर्दन से सिलिका मीन्स समझ रहे हैं ना, सिलिकॉन मीन्स ज़्यादा आपका सैंड का मात्रा रहेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स रहेंगे, वहाँ पे बालू की मात्रा ज़्यादा रहेगा। क्षारों तथा मतलब सिलिका क्षारों तथा मिट्टी से वो बनता है, किसी से बनता है, मिट्टी से, इसीलिए इसे मिट्टी की कैटेगरी में रखा गया है कि लेटेराइट जो है एक मिट्टी का प्रकार है। उसके बाद आगे ये चीज़ हो गया कि इस सभी के बारे में हमको आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको पढ़ना है। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, अब आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है क्योंकि अब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन आपको बोरिंग लगेगा तो आपकी नुकसान होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको जियोलॉजी में सबसे मुश्किल माना जाता है कि सर जियोलॉजी जो है ना केवल थ्योरिकल ही नहीं है, इसमें कुछ कुछ याद भी करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो आइए स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं। तो है दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे, एंड आज जो है ना, आज का जो चैप्टर धमाल एकदम मचा देना है आपको, ठीक है। देखना, आज तक जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ाई मतलब कर चुके हैं, उसमें आप एक चीज़ देखे होंगे ना कि बहुत सिंपल सी चीज़ थी, मतलब थ्योरिकल प्रैक्टिकली चीज़ थी, लेकिन ये चैप्टर जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आप बोल सकते हो, लेकिन तरीका रहेगा थोड़ा सा मजाकिया तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ताकि डिफ़िकल्ट ना लगे। वीडियो को पूरा देखना है यार, क्योंकि फेस टू फेस आज मिल रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पहली चीज़ तो यही दिख रहा होगा कि लोहा तथा सामान्य धातुएं, क्या दिखा, लोहा तथा सामान्य धातुएं, ध्यान से पढ़िएगा, लोहा तथा सामान्य धातुएं। लोहा तो पढ़ना ही है इसमें, नंबर 1 पे क्या पढ़ना है आपको, लोहा, तथा नंबर 2 पे उससे संबंधित चीज़ों के बारे में जानना है एंड समझना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये जो कर्सर है इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि और भी बेहतर हो सके मेरे लिए यहाँ से उठाने में, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो है, थोड़ा सा बहुत ही बेहतर मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। तो इसी को हम लोग बहुत सारे पार्ट्स में बांटेंगे, जैसे यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे तो इस प्रकार से ABCD करके FGH IJ कितना सारा टॉपिक्स है, मतलब कि धातुओं तथा खनिज के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो जो नंबर 1 पे मेरा दिया हुआ है लोहा, जैसा कि अभी हम जस्ट पीछे बोर्ड आप देख पा रहे होंगे, उस बोर्ड पे मैंने बताया है लोहा। तो यही कि भारत में लौह अयस्क, यहाँ पे अयस्क लिख दिया है, ठीक है, गलत है, अयस्क विपुल मात्रा में मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। लौह उत्पादन का कार्य इस देश में 19वीं सदी से प्रारंभ हुआ था, ओके। जो अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि भारतीय लौह अयस्क जो है ना 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहले को बोलते हैं हेमेटाइट, दूसरे को बोलते हैं क्वार्टज, उसी को मैग्नेटाइट शिला कहते हैं, नंबर 3 वाले को सीडेराइट तथा लिमोनाइट कहते हैं, अगले वाले को लेटेराइट कहते हैं। बहुत अच्छा, बढ़ते हैं आगे कि भाई हेमेटाइट के अंतर्गत क्या है। तो हेमेटाइट आप सभी को पता है कि जो लोहा होता है, लोहा, उस लोहे के अयस्क को हम लोग हेमेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटाइट। यह झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। आगे नंबर 2 पे यहाँ पे लिखा है क्वार्टज मैग्नेटाइट शिला। क्वार्टज मैग्नेटाइट शिला, मैं बता दूं मैग्नेटाइट शिला को ही क्वार्टज कहेंगे या क्वार्टज को ही मैग्नेटाइट शिला कहेंगे, दोनों का मीनिंग एक ही है, ओके। तो ये पाए जाएंगे दोस्तों आपको कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, गोवा में, केरल में इत्यादि राज्यों में ये मिलते हैं आपके, ठीक है। तो जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो था एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो था आपका हेमेटाइट। क्या था? हेमेटाइट, जो कि झारखंड के नुआ मुंडी जगह में पाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे कि सीडेराइट जो है ना, सीडेराइट तथा लिमोनाइट, ये आपके रानीगंज के कोयले क्षेत्र में पाए जाते हैं। रानीगंज कहाँ पे है आपको उससे मोटिव नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपका अभी जस्ट नज़दीक है। तो रानीगंज में समझना कि ये कोयला का एक क्षेत्र है जो कि मेटल्स वाले ग्रुप में ये पाया जाता है, उसको बोलते हैं सीडेराइट। तो क्वेश्चन इस टाइप से ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सीडेराइट जो है, सीडेराइट कहाँ पे पाया जाता है, सीडेराइट कहाँ पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, या सीडेराइट की पर्याप्त मात्रा किस जगह पे है। तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि वो रानीगंज में है। कहाँ पे है? रानीगंज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाले को आप देख पा रहे हैं क्या है, आगे वाले को हम लोग लेटेराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेराइट। तो लेटेराइट अभी जस्ट हम आपको बताया कि मिट्टी का एक प्रकार है जो कि अपर्दन से सिलिका क्षारों तथा मिट्टियों के साथ मिलकर बनता है। इसे आप नोट्स करते चलोगे। क्या करोगे? नोट्स करोगे। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हमारे इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इंग्लिश मीडियम वाले भी इस वीडियो को देख लेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इंग्लिश मीडियम का नोट्स बहुत ही जल्दी हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट आपको पता चलेगा कि हम जस्ट अभी स्टूडियो के पास ही हैं, तब समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये लेंस का कमाल है कि मुझे नोट्स करते करते इसका भी इस्तेमाल अब करना पड़ सकता है, ठीक है, करना पड़ रहा है, जस्ट आप देख पा रहे हो। अब बात आती है कि लौह अयस्क तथा लोहा जो है ना, उसका वितरण में हमें क्या क्या पढ़ना है। वितरण में तो देखना, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है, कि वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार, 2000 की जनगणना जैसे 2000 में हुआ था, फिर 2001 में हुआ था, 2011 में हुआ, 2021 में हुआ, इस प्रकार से 2000 की गणना के अनुसार भारत में हेमेटाइट के कुल 12.31 बिलियन टन एवं मैग्नेटाइट के 5.39 बिलियन टन नीचे उपलब्ध है। समझ जाइए कि वर्ष 2000 की गणना के अनुसार, मतलब उस समय का जो आंकड़ा प्राप्त हुआ, उस आंकड़े के अनुसार हेमेटाइट का कुल 12.31 बिलियन टन तथा मैग्नेटाइट के 5.3 और 9 बिलियन टन नीचे उपलब्ध हुआ। समझ में आ गया? याद रखना है, एकदम सिंपल चीज़ है। इनमें से क्या हुआ कि इतना तो उपलब्ध है, लेकिन 1.03 बिलियन हेमेटाइट एवं 1.80 बिलियन टन उच्च कोटि का है। मीन्स एक कोई जाति कैटेगरी की बात किया जाए तो उसमें लोअर एंड हायर कैटेगरी आता है। तो जो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो 12.31, 5.39, ये आपका टोटल हो गया। मीन्स अब समझिएगा ध्यान से चीज़ कि ये जो चीज़ें हैं ये ऊपर मतलब कि हायर कैटेगरी वाले में चले जाएंगे। भूवैज्ञानिकी स्तरीकी के अनुसार इनका वितरण इस प्रकार से किया गया है, नीचे अभी हम लोग जस्ट देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या ये आपको, ये वाला जो आप देख पा रहे हो ना, इसे अभी आपको याद करना है कि कितना इंपॉर्टेंट ये है ना। अभी हम बताते हैं कि पूर्व कैम्ब्रियन युग की लौ, ये आपको पूछता है वनली, उतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछता है अभी आगे है, ये पूछेगा हेमेटाइट वाला, तो जानना जरूरी है। सिंहभूम, जो कि सिंहभूम झारखंड के सिंहभूम की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार वाले सिंहभूम, बोनाई में, क्योंझर में, मयूरभंज में ये पाया जाता है। कौन सा? पूर्व कैम्ब्रियन युग। जैसे कि अभी आपको हम बताए थे, जैसे कि मान लीजिए डायनासोर वाला एक युग था, कैम्ब्रियन युग था, पहले वाले हड़प्पा सभ्यता का युग था, ये सब युग था, ठीक है, आदि मानव का एक युग था। तो वो युग जो था पूर्व कैम्ब्रियन युग की जो लौह थी वो पाए जाते हैं अभी भी। कहाँ पे? बिहार के सिंहभूम में, बिनोई में, क्योंझर में, मयूरभंज में। ओके आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ है, ध्यान से। आपको बोरिंग लग रहा होगा, नींद भी आ रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ लो, एग्जाम आ रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। इसके आगे अभी दिया हुआ है कि श्रेणियाँ तथा धारवार कालीन, श्रेणी ही है लेकिन धारवार काल का है ये। तो ये आपका पाया जाएगा उड़ीसा में, चांदा दुर्ग में, बस्तर में, बस्तर आपका छत्तीसगढ़ में हो जाता है, जबलपुर में, रत्नागिरी में, गोवा में, सेलम में, इधर मतलब अलग वाले एरिया में यह है, इनका एक अलग एरिया ही है। उसके बाद जो बोले थे अभी VVI है, क्या? हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट। बहुत ही पूछता है एग्जाम में। ये आपका सबसे ज़्यादा, अगर झारखंड की बात करें तो हेमेटाइट आपका गुआ जगह का नाम है, गुआ ना, ऐसे गुआ नुआ मुंडी में, जो कि झारखंड का एक स्थान है। तो ये पाया जाएगा त्रिचिन्नापल्ली, जो कि लैंग्वेज सही लग रहा है ना, तमिलनाडु में, कर्नाटक एवं सांदूर हैदराबाद में, ये सब जगहों पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये जनरल बताया गया है पूरे, इसमें क्या बोलते हैं, पूरे भारत में बताया गया है। आगे देख सकते हो आप मैग्नेटाइट। क्या है?
मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट आपका पाया गया जयंतिया पर्वत, जो कि कहाँ पे है, आसाम में है। उसके बाद एक आ गया कडप्पा, क्या आ गया, कडप्पा, हड़प्पा मत समझना, कडप्पा, ये कुरनूल के क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे, कुरनूल के क्षेत्र में। उसके साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग आगे, जो कि लिखा हुआ है बिजावर कहाँ पे है, तो बिजावर मध्य प्रदेश में है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप नोट्स कर लेना, ताकि कभी से भी अगर आप याद कर लो तो और भी अच्छा हो जाएगा ना। अब देखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ग्रीन लेता हूँ। यहाँ से देखना, गोंडवाना क्रम, यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको वीरभूमि कहा जाता है। क्या बोला जाता है, वीरभूमि। बराकर तथा महादेव कालीन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रानीगंज में पाए जाते हैं। लेकिन लोहास मसैल ये पाए जाते हैं। ट्राइएसिक कालीन, ये कश्मीर में, ये पूछा हुआ सवाल है। जुरासिक काल, काठियावाड़ गुजरात, जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था, टकला गांधी का जन्म हुआ था ना, वहाँ काठियावाड़। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राजमहल ट्रैप, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। राजमहल ट्रैप को आप ध्यान से देखिएगा। राजमहल ट्रैप आपको मिल जाएगा वीरभूमि, उत्तर असम, बंगाल, हैदराबाद, इधर मिल जाएगा। उसके बाद जो आगे का टॉपिक हमारा मतलब बच जाता है, उसे हम लोग हेमेटाइट, वो मैग्नेटाइट बोलेंगे। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट तो अभी तक हम लोग देख लिए हैं, लेकिन उसके अब डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ना है, मीन्स निक्षेप के बारे में पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें इसका हम कलर थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि अच्छा कलर ही अच्छा से अच्छा आपको बता पाएगा। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। हेमेटाइट के करीब 60% निक्षेप कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। मीन्स हेमेटाइट के जो है 60% जो निक्षेप हैं, डिपॉजिट्स हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। इसके बारे में और भी बेहतर हम लोग अभी देख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। इसके निक्षेप प्रमुखतः झारखंड में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में इत्यादि राज्यों में पाए जाते हैं। मतलब इसमें मैक्सिमम मात्रा आपको मिल जाएगा। इनके अतिरिक्त गोवा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में इत्यादि राज्यों में भी इसके निक्षेप मिलते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए। मैग्नेटाइट के निक्षेप कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, गोवा में, असम में, झारखंड इत्यादि राज्यों में पाए जाते हैं। भारत में छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, झारखंड, उड़ीसा, ये सब चीज़ लौह अयस्क का उत्पादन होता है, जो कि ये जनरल चीज़ है, सबको पता होना चाहिए। इसे आप नोट्स कर लोगे हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का अलग से नोट्स तैयार किया जाएगा ध्यान से, लेकिन इसको समझना आपके लिए आवश्यक है। अब जो अयस्क है, इस प्रकार के अयस्क को 3-4 भागों में, अलग अलग प्रकारों में बांटा गया। पहले को बोलते हैं हम लोग स्थूल अयस्क। क्या बोलते हैं, स्थूल अयस्क। जैसा कि आप देख पा रहे हो, स्थूल अयस्कों में हेमेटाइट अयस्क प्रमुख होता है। क्या होता है, हेमेटाइट अयस्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख है, मतलब वहाँ का। यह जो है डीप ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है, डीप ब्लैक कलर का होता है, और यह प्रायः अपारदर्शी होता है। मीन्स आप इसके आर पार नहीं देख सकते हो, अपारदर्शी है। यह अपूर्ण कृतिक क्रिस्टलों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 2 बनाया गया है, वो बनाया गया है लेमिनेटेड अयस्क। क्या बनाया गया है, लेमिनेटेड अयस्क। यह जो है, यह चूर्ण अयस्क, इसे चूर्ण अयस्क कहते हैं। क्या बोलते हैं, चूर्ण, चूर्ण, चूर्ण अयस्क भी कहा जाता है। इसमें 7% लौह अयस्क की मात्रा पाई जाती है। कितनी, इसमें 60% की लौह मात्रा पाई जाती है। उसके बाद बढ़िए आगे, उसमें लिखा हुआ है शैलमय अयस्क। ऐसा अयस्क जिसमें शैल हो, चट्टान हो, पत्थर हो, वो चीज। यह अयस्क कुछ गहराई पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कुछ गहराई पर पाया जाता है। इसमें लौह मात्रा 50% से कम ही होती है। क्या होती है, 50% से कम ही होती है। इसके बाद यह जो चूर्ण होता है, चूर्ण, शैलमय अयस्क चूर्ण के बारे में जान लो थोड़ा सा। यह नीले तथा काले रंग का होता है। कैसा कलर, ब्लू तथा ब्लैक रंग का होता है। यह नुआ मुंडी, गुआ, मानोदापुर क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि ये झारखंड की जगह है, ठीक है। नुआ मुंडी, गुआ, मानोदापुर, ये सब झारखंड की जगह है, जो कि शैलमय अयस्क यहाँ पे पाया जाता है। उड़ीसा के कोरापुट जिले के उमरकोट से 10 किलोमीटर पश्चिम में हीरापुर में हेमेटाइट निक्षेप है, जो कि आपको इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं, यहाँ से उतना किलोमीटर दूर है, ये सब चीज़ें नहीं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि शैलमय अयस्क कहाँ पे पाया जाएगा, तो यही नुआ मुंडी, गुआ, मानोदापुर, ये सब आप देख पा रहे हैं ये चीज़। इसके बाद जो हेमेटाइट जो हीरापुर है, वहाँ पे हेमेटाइट के निक्षेप तो हैं, लेकिन उसमें 1 करोड़ टन के भाग अयस्क हैं, ठीक है। इसमें 60 से 62.7% लौह अयस्क है। संबलपुर में लेटेराइट पाया जाता है, संबलपुर में, जिसका नीचे प्रायः 5 करोड़ टन आका गया है। मीन्स ऐसा लगभग में बताया गया है, ठीक है। कटक के सुकुंदा क्षेत्र में हेमेटाइट पाया जाता है। इसमें लौह 68.7% के लगभग में होता है, ठीक है। इसका नीचे, ठीक है ना, लगभग 2 करोड़ टन तक आका गया है, 2.7 करोड़ टन तक आका गया है। मीन्स इतना बताया गया है।
अब जो डाल्टनगंज है, डाल्टनगंज के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर लोकल हैं हमारे। तो देखिएगा डाल्टनगंज के गोरे ग्राम में, गोरे एक ग्राम है डाल्टनगंज के, वहाँ पे गोरे ग्राम में अयस्क पाया जाता है। कौन सा? चूर्ण वाला सेल में अयस्क पाया जाता है। अयस्क का नाम मैग्नेटाइट है। क्या है? मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट है। इसका भंडार गोरे ग्राम में कितना है? 400,000, समझ रहे हो ना? 4 लाख टन होगा, 4 लाख टन होगा। कहाँ पे? डाल्टनगंज के गोरे ग्राम में 4 लाख टन होगा, जो कि उसका नाम मैग्नेटाइट है, अयस्क का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अयस्क की मात्रा कितना है? 1 लाख टन हो सकता है। एक और है वीवा वायन करके एक जगह है, जो कि नाम भी अजीब है थोड़ा सा, तो वहाँ पे 1 लाख टन की मात्रा में लगभग अयस्क है, उसका भी नाम मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट ही है। आगे देखिए, इसी में लिखा हुआ है दक्षिण पूर्व सिंहभूमि तथा मयूरभंज के टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है। जो दक्षिण पूर्व में है सिंहभूमि, अगर झारखंड के दक्षिण पूर्व सिंहभूमि में बात करें तो मयूरभंज में टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है। यहाँ अयस्क का भंडार 10 लाख टन के लगभग हो सकता है। उसके बाद लौह खनन के बारे में थोड़ा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लेना। इसमें है कि सिंहभूमि में लौह खनन इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा किया जाता है। उसके बाद क्योंझर में बगियापुरी में खनन यूनाइटेड स्टील कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है। इसमें इस क्षेत्र में लोहा 58 से 60% तक पाया जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का खान नोवामुंडी में स्थित है, जमशेदपुर में गोवा नोवामुंडी ये जो है जमशेदपुर में, जहाँ में टाटा आयरन स्टील कारखाना है स्थित है। ठीक है। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि टाटा स्टील कारखाना झारखंड के किस जिले में है या किस एरिया में है, उस एरिया का नाम लिखिए। तो वहाँ पे आपको लिखना होगा कि जमशेदपुर नोवामुंडी में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आप देख सकते हैं, इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग फैक्ट्रिकल बात कर लेते हैं कि जो लोहा अयस्क तो है, लोहा तथा उसका अयस्क के बारे में हम लोग इतने पढ़ रहे हैं, उसका फैक्ट्री में क्या है। तो लोहा आधुनिक सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु आपका बन जाता है। चीन में लोहा सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर लोहा है तो वो हमारा नहीं, इसी और का चाइना में। कहाँ पे है? चाइना में है। उसके बाद जो भारत में बात करें तो भारत में तो आपका सबसे ज़्यादा झारखंड में ही है। स्वतंत्र होने के पूर्व मीन्स अगर भारत जब गुलाम था उससे पहले यहाँ पे केवल 4 कारखाने थे। कितने कारखाने थे? 4 कारखाने थे। पूर्व भारत में स्वतंत्र होने से पहले पूर्व भारत में इस्पात बनाने वाले कितने कारखाने थे? 4 कारखाने थे। 4 कारखाने थे मात्र। पहला था जमशेदपुर, जो कि पहले बिहार के अंतर्गत आता था। पहले बताया जाता है ना कि झारखंड और बिहार एक ही था, तो बिहार के अंतर्गत। तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि जमशेदपुर जो कहाँ पे है? हमारा झारखंड में। तो अब बिहार तो अलग हो गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो है ना हमारा झारखंड में ही है सबसे बड़ा, झारखंड। नंबर 2 में आता है कुल्टी नाम का कोई कारखाना था। उसके बाद हीरापुर एक जगह है वहाँ पर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अभी भद्रावती, ये 4 प्रकार के थे। ठीक है। जमशेदपुर, कुल्टी, हीरापुर एवं भद्रावती 4 प्रकार के पहले कारखाने थे इस्पात बनाने वाले। स्वतंत्रता के बाद भिलाई, जो कि एमपी में है, राउरकेला उड़ीसा में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में तथा बोकारो में नए कारखाने स्थापित किए गए। उदारीकरण के बाद प्राइवेट सेक्टर में कई उद्योग स्थापित हुए हैं। विश्व में भारत इस्पात उत्पादन करने वाला 10वां प्रमुख राज्य है। इस्पात उत्पादन करने में भारत को 10 नंबर में 10th इम्पोर्टेंट नेशन के बारे में मतलब इसको बताया गया है। अप्रवासी भारतीय श्री लक्ष्मी मित्तल को स्टील किंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो बोलते हैं ना कि वीडियो को देखा करो यार। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि अप्रवासी स्टील किंग के नाम से किन्हें जाना जाता है। ऐसे ही बोल सकते हैं कि स्टील किंग के नाम से किसे जाना जाता है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि भारतीय श्री लक्ष्मी मित्तल को बोला जाता है। इसके बारे में कुछ अनवेंशन भी हो गई, जो कि आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बताते हैं, जो कि जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण ही है। प्रत्येक इस्पात संयंत्र में स्थानीय प्रयोगशालाएं हैं तथा इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने राष्ट्रीय धातु अनुसंधान प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थापित किया है। ओके। उसके बाद जो लोहा तथा इस्पात के अनेक पहलुओं पर अन्वेषण करती है। तो इस प्रकार से जो हमारा था अभी खत्म हो चुका है केवल लोहा के बारे में। इसके अन्य हम चीज़ों के बारे में और पढ़ेंगे। तो बताए हैं आपको पहले स्टार्टिंग में ही कि वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा तो होगा। अब हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो पढ़ेंगे मैंगनीज के बारे में। अब लोहा की कोई बात नहीं यहाँ पे होगी, क्या पढ़ेंगे? ओनली मैंगनीज के बारे में। मैंगनीज प्रमुख धातुओं में से एक माना जाता है। ध्यान समझिएगा, प्रमुख धातुओं में से एक माना जाता है। इस पर अनेक विशाल उद्योग आश्रित है। यह प्रकृति में धात्विक रूप में नहीं मिलता है।
लेकिन ऑक्साइड के रूप में मिलता है। मैंगनीज किस अवस्था में मिलता है? आपका ऑक्साइड के रूप में मिलता है, कार्बोनेट के रूप में मिलता है, सिलिकेट के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन पूरी पृथ्वी पर प्रमुख तत्वों में इसका 15वां स्थान पे मतलब माना जाता है मैंगनीज को, ठीक है। इसका उपयोग की बात कर लेते हैं। छोटा छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें नहीं खींचना, क्योंकि लोहा वाला हम आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि थोड़ा लंबा टॉपिक है। इसके मैंगनीज के उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। व्यवहारिक रूप से सभी इस्पातों में मैंगनीज तो होता ही है। मैंगनीज इस्पातों में 12.73% तक मैंगनीज धातु रहती है। यह अत्यधिक कठोर तथा दृढ़ होता है। इसका उपयोग अनेक प्रकार के खनन तथा खुदाई के यंत्र बनाने में तथा युद्ध की सामग्री तथा वायुयान के निर्माण में होता है। 4 से 5% तक मैंगनीज को तांबा इत्यादि के साथ मिलकर अनेक मिश्र धातुएं बनाई जाती है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से था इसका उपयोग, जो कि आप नोट कर लेंगे। उसके बाद आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एल्युमिनियम के साथ अगर इसको मिलाएंगे तब क्या बनेगा? तो एल्युमिनियम के साथ 8 से 12% तक मैंगनीज मिलाकर उसे अन्य उपयोगी धातु बना सकते हैं। इसकी कुल खपत 95% भाग केवल धातु निर्माण के कार्यों में प्रयोग किया जाता है, जो कि किसी न किसी से मिलकर ही वो बनेगा, ठीक है। इसके अधात्विक उपयोग बहुत कम है। यह मुख्यतः बैटरी, कांच तथा रासायनिक वस्तु बनाने के काम आता है। आगे पढ़ लेते हैं इसके वितरण एवं उत्पादन। इसका उत्पादन किस प्रकार से हुआ है, इसका वितरण किस प्रकार से किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विश्व में करीब 5000 मिलियन टन मैंगनीज के नीचे है, मीन्स इतना का पता चल चुका है। उसके बाद जिनमें से करीब 80% नीचे अकेले दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। मीन्स अब हम लोग ये बता सकते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंगनीज पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यूक्रेन में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, गोबेन में, भारत में, मैक्सिको इत्यादि देशों में पाए जाते हैं। तो भारत का नंबर आप समझ सकते हो, भारत का ही ज़्यादा इसमें जो एग्जाम होता है उसमें ज़्यादा पूछता है। तो नंबर 1 पे दक्षिण अफ्रीका, नंबर 2 पे यूक्रेन हो गया, नंबर 3 पे चीन, नंबर 4 पे ऑस्ट्रेलिया, 5th 7th 8th। तो मैंगनीज के उत्पादन में पूरे विश्व में हमारे भारत का 8वां स्थान बताया जाता है, ठीक है। भारत के बारे में भी अभी नीचे आप देख पा रहे होंगे। उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन की भागीदारी करीब 20% है। किसके उत्पादन में? मैंगनीज के उत्पादन में। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, ब्राजील, गेबन, ऑस्ट्रेलिया, भारत प्रमुख उत्पादक राष्ट्र है मैंगनीज का, ठीक है। उसके बाद भारत के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भारत में करीब 66 लाख टन मैंगनीज उत्पादन होता है। इसके अयस्कों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि ये जो था किसका था। इसका अयस्क में हो जाएगा सिलोमेलिन पहला। ये भी पूछ सकता है कि सिलोमेलिन किस चीज़ का अयस्क है, तो आपको बताना होगा मैंगनीज का, Mn का। पायरोलुसाइट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। अभी जो हम ऑब्जेक्टिव का बनाए हुए हैं टोटल ये पूछा था सब बार, ये कम से कम 4 साल रिपीट किया है इस क्वेश्चन को। पायरोलुसाइट किस चीज़ का अयस्क है? तो किस चीज़ का है? मैंगनीज का। किस चीज़ का? मैंगनीज का। उसके बाद ब्रोनाइट है, हॉलैंडाइट है, सीटापाइराइट है, आस्मेनाइट है, मैग्नेटाइट है, मैगानाटाइट है, मैगानाटाइट है। देखिएगा मैग्नेटाइट वो अलग हो जाता है। इसके बाद रोडोक्रोसाइट है, इसके बाद रोडोनाइट है, उसके बाद जैकोबसाइट है। इस प्रकार से इसको तो आप याद ही कर लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत वाला ये बहुत पूछता है कि भारत में मैंगनीज के अयस्कों को किन किन नामों से जाना जाता है, इससे आप पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन फर्मर नाम के कोई जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बताया गोंडाइट को कि जो बिहार उड़ीसा, ठीक है ना, गोंडाइट नाम का भी मैंगनीज का ही कोई अयस्क है जो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में पाए जाते हैं। उसके बाद बताया उन्होंने कि नंबर 2 पे कोड्यूराइट के बारे में बताया, जो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, गंजम, उड़ीसा के केराकुर में पाया जाता है, केराकुर में। उसके बाद नंबर 3 में बताया था कि लेटेराइटी, जो बिहार के सिंहभूमि, उड़ीसा के कियोंझर, बोनाई, ओलेगिरी तथा महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो ये उतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं होता है, लेकिन जो भारत वाला है ये वाला, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा इसे आप याद कर लोगे, क्योंकि अयस्क वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, मैं बार बार इसको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप कि 48% मैंगनीज अभ्रक प्रथम कोटि में 45 से 48% तक के अयस्क को द्वितीय कोटि में रखा गया है। मतलब समझिए कि 48% वाले जो मैंगनीज है उसको प्रथम कोटि में रखा गया है, मीन्स हायर में रखा गया है। नंबर 45 से 48 के बीच में अयस्क को द्वितीय, सेकेंडरी कोटि में, सेकेंडरी कैटेगरी में रखा गया है, तथा उससे कम को थर्ड कैटेगरी में रखा गया है, तृतीय में, ठीक है। अब जो इसका खनन होता है मैंगनीज का, वो किस प्रकार से होता है? तो भारत में मैंगनीज का खनन ओपन कास्ट के रूप में किया जाता है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि ओपन कास्ट विधि क्या है, तो आप बता सकते हो कि मैंगनीज के खनन का विधि है
ये टर्म 1 2 दोनों में आपका काम कर देगा। भूमिगत विधियों से केवल बालाघाट में खनन किया जाता है। खनन के पश्चात इन्हीं केंद्रों पर इसका संकेंद्रण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंगनीज का उद्योग कहाँ कहाँ पे है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो भारत में उत्पादित मैंगनीज का अधिकांश भाग निर्यात कर दिया जाता है, मीन्स दूसरे देशों में दूसरे जगहों पर भेज दिया जाता है। तो भारत से बेच रहा है, दूसरे जो है देश में ही भेजा जा सकता है, जिसका है मतलब पहला है यहाँ पे देख सकते हैं राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, फेरो मैंगनीज का उत्पादन, ये कुछ प्रकार के उद्योग हैं। उसके बाद इसके डिपॉजिट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा ब्रेक। तो ब्रेक देने से पहले हम सोच रहे हैं कि ये डिपॉजिट्स वाला जो आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे, इसको हम खत्म ही कर देते हैं पहले, उसके बाद ही आपको ब्रेक मिलेगा थोड़ा सा, क्योंकि लंबा है, आराम से दिल थाम के बैठना है तथा एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, पानी पी पी कर पढ़ो, हम भी पानी पी पी कर आज पढ़ाते हैं, चलो जितना ना पढ़ सको। ठीक है, आगे देखने से पहले हम लोग डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो भी किसके, तो MN, जिसका फुल फॉर्म MN हो गया, संकेत मतलब केमिकल में, केमिस्ट्री में। आगे ये सब अब आप जो हम आपको बताया था क्लास 11th में कि इसका किसी न किसी सब्जेक्ट से संबंध होता है, तो इसका ना ही संबंध फिजिक्स से है, ओनली फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से। सबसे ज़्यादा भी बायोलॉजी का उपयोग नहीं है, यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, भारत में करीब 400 मिलियन टन मैंगनीज के निक्षेप मिलते हैं। ओके, जिनमें 70% उड़ीसा में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। झारखंड में इसकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा अन्य राज्यों में भी यह पाया जाता है। उसके बाद उड़ीसा में कहाँ, तो उड़ीसा में सुंदरगढ़ नाम का कोई जगह है, और सुंदरगढ़ में, गंजाम में, रायगढ़, मध्य प्रदेश में बालाघाट हो जाता है, छिंदवाड़ा हो जाता है, झाबुआ हो जाता है, तथा उसके बाद महाराष्ट्र में भंडारा हो गया, रत्नागिरी हो गया, नागपुर हो गया, आंध्र प्रदेश में आदिलाबाद हो गया, गुजरात में पंचमहाल, ये पूछता है। झारखंड में सिंहभूम में पाया जाता है, कहाँ पे, सिंहभूम में, लेकिन बहुत नीचे लेवल का है, ये उतना नहीं पूछता है। मैंगनीज का ओनली पूछेगा, पायरोलुसाइट वाला पूछेगा, किसका है इसका, तो आप उसको ही बनाना। ठीक है, बार बार मैं बता रहा हूँ। कर्नाटक में बेलारी, चित्रदुर्ग में शिमोगा एवं दक्षिण गोवा में इसका खनन किया जाता है। उसके बाद अब हम लोग लेते हैं ब्रेक, कुछ बातें करते हैं इसमें। अभी देखिएगा, आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, सुनना है, कुछ करना है या क्या करना है पता नहीं, लेकिन देखिए ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। अभी थोड़ा सा ब्रेक लिए इसलिए क्योंकि हमारा तो मुंह का ब्रेक नहीं मिल रहा है ना, आपको थोड़ा सा ब्रेक है कि इससे थोड़ा सा जो ये देख पा रहे हैं ना, इससे थोड़ा सा दूर हो रहा है। अब देखिए कितने लोग अभी वीडियो को तो छोड़ दिए होंगे, हमें पता है, बहुत लोग वीडियो को छोड़ दिए होंगे। हमें पता है कि अगर चैनल पे 100 व्यूज आता है ना, तो 100 में 20 लोग हमारे इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो कहते हैं हम कि एग्ज़ाम तो आएगा, एग्ज़ाम तो छोड़ेगा नहीं आपको, लेकिन फिर दिक्कत होगा क्या, कि आप लोग पूछोगे कि सर इसके बारे में आप रिटर्न मतलब कुछ बताया ही नहीं है, तो नुकसान किसका है, मेरा कि आपका। खुद ही सोचना कि अगर हम पढ़ा रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हो, नुकसान किसका है, मेरा या आपका। तो बाकी सब ठीक, आई होप दैट आपका और भी तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। हम ये बताना चाहते हैं कि पीछे का जितना भी लेक्चरर है, हम आपको बोले हैं सितंबर लास्ट तक, लेकिन ऐसे ही हम ना घंटों घंटों तक पढ़ाते चलेंगे, सिलेबस क्यों नहीं पूरा होगा, देखते हैं कैसे नहीं पूरा होता है। एंड आपको भी थोड़ा घंटों घंटों तक पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग में इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि जब स्टार्ट हम किए थे क्लास 12 जियोलॉजी, उस समय आप लोग उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आपको जब काम लग रहा है तो तब आप इसे कर रहे हैं। लेकिन हमारा भी फर्ज था, थोड़ा सा हम लेट हो गए। ठीक है, इसके पीछे हमारा भी कुछ ना कुछ रीज़न ही होगा, तो उसको करते हैं इग्नोर। एंड अब हम लोग जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम का समय आपको पता है कि बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमको थोड़ा स्पीड में लेकर चलना पड़ रहा है। इसीलिए जो है, अगर बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड आप पीछे देख पा रहे होंगे, अगर व्हाइट बोर्ड पे सारा कुछ पढ़ाते तो लिख लिख कर समझाने में मतलब समझ पा रहे हैं ना कि क्या किससे क्या हो जाता है। यहाँ पे अगर कुछ चीज़ कोई वर्ड ऐसा कि जिसको हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसे भी आप देख कर समझ पा लेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ये बेनिफिट है। चलिए अब ब्रेक ज़्यादा नहीं, कोनो यहाँ पे लंच नहीं हुआ है स्कूल का कि ज़्यादा मिलेगा, ब्रेक में कुछ बातें किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे निकेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जिसका केमिस्ट्री में अगर सूत्र की बात करें तो Ni शॉर्ट में हम लोग संकेत बोलते हैं सिंबल के रूप में। ठीक है, आगे कि वर्तमान युग में जो है निकेल का उपयोग मिश्र धातु के बनाने में किया जाता है। मिश्र धातु जब बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग निकेल का इस्तेमाल करते हैं। मैंगनीज के स्थान पर इस्पात बनाने में निकेल का उपयोग आजकल बहुत किया जाने लगा है। मतलब मैंगनीज का उपयोग किया जाता था, लेकिन अभी के समय में क्या है, आपका निकेल का उपयोग मैंगनीज के स्थान पर ज़्यादा किया जा रहा है। इस प्रकार से निर्मित इस्पात को दृढ़, शक्तिशाली तथा अपेक्षाकृत हल्का रहता है। मतलब कठोर रहेगा, मजबूत रहेगा, लेकिन थोड़ा ना वजन में हल्का रहेगा।
इसका बहुत सारे उपयोग है। इसका उपयोग निकल प्लेटिंग में किया जाता है, इससे हम लोग यंत्र बनाते हैं, ऐसे इस्पात से वोल्ट बनाते हैं, धुरी, गियर, मोटर, यान, मतलब समझ रहे हो कि ऐसा ऐसा चीज़, जैसे कि बाइक में हमको क्या बनाना है, धुरी, इसको बोलते हैं ना चक्का घुमाने वाला, वो ऐसे यंत्र बनाया जाता है। या इंजन का जो आप देखते हैं ना, वो सब गियर का जो वो होता है, छोटा छोटा बहुत हल्का हल्का होता है लेकिन बहुत मजबूत होता है, तो वो सब में निकल का मिश्रण होता है। ठीक है, इसके बाद इसके हम लोग वितरण के बारे में बात कर लेते हैं। छोटा छोटा टॉपिक आएगा, इतना बड़ा बड़ा नहीं आएगा। उत्पादन तथा वितरण के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व में करीब 150 मिलियन टन निकल धातु नीचे मिले हैं, जो कि मुख्यतः क्यूबा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यू कैलिडोनिया, इंडोनेशिया में स्थित है। मीन्स इसका उपयोग जो है निकल जो है भारत में बहुत ही कम मात्रा में उत्पादित हो रहा है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कनाडा में होता है। कहाँ पे होता है? विश्व में निकेल का सर्वाधिक उत्पादन कनाडा में होता है। ये सब चीज़ ना ऑब्जेक्टिव में बहुत काम करेगा, आप समझ पा रहे होंगे। रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यू कैलिडोनिया, इंडोनेशिया अन्य प्रमुख उत्पादक देश हैं। ओके, उसके बाद उसके तुरंत बाद देखिए भारत में निकेल के बहुत अच्छे निक्षेप नहीं है। हम जैसा कि अभी तुरंत आपको बताया कि भारत में इसका उपयोग उत्पादन ही नहीं है, तो उपयोग कहाँ से होगा। यह खनिज तांबा, सीसा एवं क्रोमाइट निक्षेप के साथ पाया जाता है। ठीक है, यह खनिज पाया तो जाता है लेकिन तांबा के साथ थोड़ा सा मिल जाएगा, सीसा के साथ, क्रोमाइट के निक्षेप में, डिपॉजिट्स में मिलता है। निक्षेप आप समझ रहे हो कि बचे हुए चीज़ों को ही निक्षेप बोलते हैं, लास्ट में जो बच जाता है। झारखंड के सिंहभूमि एरिया एवं राजस्थान की खेतड़ी में ताम्र निक्षेप मीन्स तांबा के निक्षेप के साथ, उड़ीसा में सुकिंदा घाटी में क्रोमाइट के ऊपर पाया जाने वाला लिमोनाइट के साथ पर मिलता है। मीन्स समझिए डायरेक्ट इसका कहने का मतलब है कि जो है निकेल है वो भारत में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आपका कनाडा में पाया जाता है। इस पूरे गद्यांश का मतलब ये हुआ। ठीक है, भारत में बहुत ही कम मात्रा है। अगर भारत में पाया जा रहा है तो वह पाया जाएगा आपका सीसा के साथ, क्रोमाइट के साथ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉर्नर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट नाम का एक हमारे पास एलिमेंट आता है जिसको मेटल के रूप में भी हम लोग बोल सकते हैं, कोबाल्ट, जिसका प्रतीक होता है क्या? CO, सिंबल होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं इसका डायरेक्ट। बस कोबाल्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, वितरण जानेंगे, उपयोग जानेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं जानना है। उसके बाद आगे की निकल की भांति कोबाल्ट भी मिश्र धातु पर ही, मिश्र धातु के लिए ही, जैसे कि निकल था, मैंगनीज था, उसी प्रकार से जो कोबाल्ट है वो भी मिश्र धातु बनाने में ही इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह लोहा तथा लोहेदार पदार्थों की संरचना में सम्मिलित रहता है। इसका उपयोग विशेष प्रकार के इस्पात तथा चुंबकीय इस्पात बनाने में अधिक किया जाता है, कि अगर कोई हम स्पेशली कोई अलग चीज़ बना रहे हैं तब इसका उपयोग हम लोग कोबाल्ट का उपयोग करते हैं। इस्पात में इसकी मात्रा 5 से 12% के लगभग होती है। इसका उपयोग जेट इंजन बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग अगर किसी चीज़ का रंग उड़ाना है, ठीक है ना, मतलब डीकलराइजर करना है, तब हम लोग वहाँ पे उसका उपयोग करते हैं। अन्य लवण के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लिखते चलेंगे, फटाफट समझते चलेंगे। इसका उपयोग वितरण के, उत्पादन वितरण की बात कर लेते हैं। विश्व में कोबाल्ट का मुख्य निक्षेप जो है, ज़्यादातर अगर उत्पादन होता है तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, कनाडा में होता है, रूस में, कांगो में, जोम्बिया में पाया जाता है। मीन्स इसका भारत में भी कोई निक्षेप नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई निक्षेप नहीं। जो निकल था वो तो ताम्र के निक्षेप पर भी, डिपॉजिट्स पे भी मिल रहा था, लेकिन इसका जो है कहीं पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोबाल्ट का भारत में कोई भी नाम निशानी नहीं है इसका उत्पादन में। उसके बाद देखते हैं, सर्वाधिक उत्पादन जोम्बिया में हुआ यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा कनाडा, रूस, ब्राजील, कांगो, क्यूबा तथा न्यू कैलिडोनिया में इसका प्रमुख उत्पादक ये सब देश होते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत में कोबाल्ट के कोई महत्वपूर्ण निक्षेप नहीं है, मतलब मिल गया तो मिल गया बाई चांस, वरना कोई यहाँ पे मिलने का चांस नहीं है। इसकी आपूर्ति आयात से ही पूरी होती है, कि भारत में मान लीजिए कोबाल्ट का तो उपयोग है लेकिन अन्य देशों से ही आता है। जैसे कि अभी आपको पता चला कि जोम्बिया में एंड कनाडा में इसका उपयोग थोड़ा इसका उत्पादन ज़्यादा होता है, तो वहाँ से ही निर्यात आयात के चलते यहाँ पे भारत में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रोमियम, जिसका होता है Cr, क्या होता है? Cr, इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? Cr। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में जानने से पहले आपको ये समझना होगा क्रोमियम होता क्या है। इसका प्रमुख अयस्क को क्रोमाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमाइट। अब पूछेगा क्रोमाइट किसका अयस्क है, तो ये सब चीज़ें आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो कहाँ से आप बना पाओगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को कितने लोग आसान समझते हैं कि ये बता देगा, वो नहीं होगा भाई। खनिज के बारे में ना एक एक चीज़ों के बारे में जानना होता है, तब जाकर आप ऑब्जेक्टिव समझते हैं। ऑब्जेक्टिव में टिक ही मारना होता है, लेकिन चारों ऑप्शन लगेगा ना कि चारों करेक्ट है, चारों करेक्ट है ऐसा लगता है। तो इसका अयस्क का नाम हो गया क्रोमाइट, परंतु इसमें जो है 68% क्रोमाइट ऑक्साइड तथा 32% लो ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। मीन्स क्रोमाइट का भी वैसा डायरेक्ट क्रोमाइट नहीं पाया जाता। इसके प्राय 50% से अधिक ऑक्साइड। ठीक है, अब बताएंगे जो क्रोमाइट ऑक्साइड का जो फॉर्मूला हो सकता है वो क्या हो सकता है। बगल में आप देख रहे हैं ना, Cr2O3 होता है क्रोमाइट ऑक्साइड का। ठीक है, आगे देखिए कि क्या हुआ कि परंतु 50% से अधिक ऑक्साइड जो है नहीं पाया जाता है।
थोड़ा 32 और 68 ही है, लेकिन वो ऑक्साइड के रूप में पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्ट नहीं पाया जाता है। इसका उपयोग जो हम लोग धातु शोधन के कार्यों में करते हैं, तापरोधी कार्यों में, रासायनिक उद्योग तथा अन्य कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रमुख उत्पादक देशों में, जैसे अगर उत्पादक देश की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, कजाकिस्तान है, वो भारत के नाम है, मीन्स भारत किसमें तीसरे स्थान पर नाम है। 80% उत्पादन होता है, जहाँ से 3 देश दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, भारत 80% उत्पादन कर देता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जिम्बाब्वे में, फिनलैंड में, तुर्की, ब्राज़ील में, वियतनाम में। वितरण की बात करते हैं, इसके थोड़े से वितरण के बारे में बात कर लेंगे। वितरण का क्या है कि भारत में क्रोमियम का लगभग 98% निक्षेप अकेले उड़ीसा में पाया जाता है। अब बताइए, उड़ीसा महान है क्रोमियम के निर्माण में, उड़ीसा को महान मान सकते हैं हम लोग। भारत विश्व में क्रोमाइट का तीसरा उत्पादक राष्ट्र होता है। भारत विश्व में कितना है, तीसरा, भी जस्ट आपको हम बताए हैं यहाँ पे ऊपर में। ठीक है, ऊपर में यहाँ पे देख लेना। उसके बाद उड़ीसा प्रमुख उत्पादक राज्य है। उड़ीसा में यह मुख्यतः सुकिंदा घाटी में पाया जाता है, कटक में, जयपुर एक जिला है जो कि उड़ीसा में है। ये सब चीज़, इसके उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं कि जो क्रोमियम है इसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे। तो मिश्र धातु के अत्यधिक चक्का के जो अस्त्र बनाते हैं उसमें किया जाता है, तापरोधी ईंट में किया जाता है, रासायनिक उद्योग में किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत इसके उत्पादन पर आत्मनिर्भर है। ठीक है, अगला आप जान सकते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम नाम में ही इसका आग है, टाइटेनियम। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। मिश्र धातुओं के निर्माण में इसका उपयोग होता है, किसका, टाइटेनियम का। ध्यान से पढ़िएगा, इसका प्रमुख खनिज इल्मेनाइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इल्मेनाइट किसका अयस्क है, इल्मेनाइट किसका, नहीं, टाइटेनियम किसका अयस्क है, टाइटेनियम किसका अयस्क है, तो आपको बताना होगा इल्मेनाइट नाम का एक खनिज है, उसका यह। उत्पादन एवं वितरण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट कि इल्मेनाइट व रूटाइल टाइटेनियम के प्रमुख खनिज हैं, टाइटेनियम के प्रमुख खनिज अयस्क हैं। ये समुद्री किनारों की रेत में मिलते हैं। कहाँ पे मिलेंगे, समुद्री किनारों के रेत में। ठीक है, उसके बाद विश्व में सर्वाधिक निक्षेप ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, टाइटेनियम का सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्वे, भारत, कनाडा, यूक्रेन में भी बहुतायत में ये पाया जाता है। इसके अलावा पैग्माटाइट चट्टानों में भी ये मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो कि आपको समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। क्रोमाइट के प्रमुख उत्पादक राष्ट्र कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अफ्रीका हैं, जहाँ से करीब 65% इसका उत्पादन होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भारत में पूर्वी व पश्चिमी समुद्र तटों पर रेत के साथ आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा में इसका खनन किया जाता है। इतना आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझिए कि इल्मेनाइट जो है इसका एक अयस्क है। ठीक है, इतना इससे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, इससे ज़्यादा आपका नहीं पूछेगा। इसका उपयोग के बारे में बात करते हैं। इसका उपयोग कठोर इस्पात तथा विभिन्न प्रकार के रंग बनाने में किया जाता है। इसके साथ ही पिगमेंट, लेप, इनेमल, कागज, चमड़ा, सूती कपड़े, रबर, सिंगाल, प्रसाधन, प्लास्टिक उद्योग, लिनोलियम, कृत्रिम रेशम, श्वेत स्याही, रंगीन कांच, चिमनी मिट्टी जिसको कहते हैं, रंगाई, कोटिंग करने के काम आता है। तो इतने सारे इसका उपयोग हो जाता है, किसका, इल्मेनाइट का, मीन्स टाइटेनियम का। भारत में ध्यान से समझिएगा इसको, अभी आगे वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसका जो ईस्वी सन है उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, कि श्वेत पिगामेंट का निर्माण कार्य 1951 में प्रारंभ किया गया, ये सब पूछ सकता है। ठीक है, भारत में इल्मेनाइट उत्पादन का एक विशेष स्थान है और इस पर आधारित कई संयंत्र स्थापित है। ठीक है, तो इतना हो गया। अभी तक आपका क्लास जो है 36 मिनट का हो चुका है। रिकॉर्डिंग के मामले में उसको एडिटिंग कर देंगे तो 42 मिनट तक अभी आप क्लास देख पा रहे होंगे, 42 से 43 मिनट। आगे बढ़ते हैं, कितना बड़ा सा है, चलिए छोटा सा ही है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग टंगस्टन पढ़ते हैं। इतना सा ही बचा हुआ है, जो कि 9 था, जो कि आपको लौह अयस्क वाले चैप्टर में पढ़ना था। ठीक है, 9 धातुओं के बारे में हम लोग मुख्य रूप से बात कर चुके हैं। इसके बाद आगे देखिएगा टंगस्टन। सर पानी है, पानी भी नहीं है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कितना बड़ी मेहनत है, आप लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा सा टंगस्टन पढ़ते हैं, थोड़ा सा एनर्जी लेना पड़ेगा। तो आप लोग हमें अभी तुरंत कमेंट करो, बताओ कि तैयारी कैसा चल रहा है, क्योंकि तेज बोलने में मेरे को लग जाएगा भूख, क्योंकि समझ रहे हो ना क्या हो रहा है। केवल हम बोल रहे हैं, आप लोग बैठ कर लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। आज हमें पता नहीं क्या डायरेक्ट बातें जो बोल रहे हैं डायरेक्ट क्लियर, कोई एडिटिंग नहीं है आज के वीडियो में, आप ध्यान से देख लेना इसको,
कोई एडिटिंग नहीं, बस उस वीडियो को फर्स्ट वाले को जोड़ दिए हैं रिकॉर्डिंग के साथ, बाकी कोई एडिटिंग नहीं इसमें, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, आगे हम लोग बढ़ते हैं टंगस्टन में, ठीक है। टंगस्टन वाले में आप देखिएगा, टंगस्टन वाले में ध्यान से आवाज़ आपको आ रहा होगा, मुझे विश्वास है। टंगस्टन पहले है क्या भाई, उसको देखिए। यह कठोर है, भारी है, भूरे श्वेत रंग की एक वर्ण धातु है। इसका कलर आपका भूरा कलर का श्वेत होता है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं विद्युत यंत्रों में, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल कोई मशीन बनाना है उसमें कर सकते हैं, रेडार में कर सकते हैं, टेलीविज़न में, रेडियो में, पारद संशोधन इत्यादि में होता है, ठीक है। युद्ध के समय इसका उपयोग बढ़ जाता है, अगर किसी चीज़ का युद्ध हो रहा है ना, तो ये सब चीज़ों का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है टंगस्टन का, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ मेरे को यहाँ पे दिक्कत लग रही है कि माइक से आपके पास आवाज़ ना अच्छे से नहीं जा रही होगी, तो इसको हम अच्छे से कॉलर में फिट करते हैं ताकि आप आराम से सुन सको। इसके बाद देखिएगा ध्यान से कि इसका प्रमुख अयस्क क्या है, वोल्फ्रेमाइट है। यह नाम ऐसा आ रहा है ना कि आप लोग थक जाओगे, याद ही ना कर पाओगे। इसका मुख्य अयस्क वोल्फ्रेमाइट है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो वर्ष 2022-23 के एग्ज़ाम के लिए बनाए जा रहे हैं, क्लास 12 के लिए। लेकिन मैं बता दूं, अगर आप ये वीडियो इन फ्यूचर कभी भी देख सकते हो, 12th क्लास के जियोलॉजी सर्च करोगे तो यहाँ पर तो हम टाइटल थंबनेल में लिख सकते हैं कि टर्म 1 2 के लिए है, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चीज़ को बार बार रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। आगे पढ़ने से पहले हम लोग बोल सकते हैं वोल्फ्रेमाइट इसका प्रमुख अयस्क हो गया, किसका, टंगस्टन का, जो स्वयं 2 खनिजों का मिश्रण है। अब बताइए कि वोल्फ्रेमाइट भी है, वो भी आपका 2 खनिजों का मिश्रण है, ठीक है। भारत में इसके निक्षेप बहुत कम है, मतलब निक्षेप में भी ये बहुत कम पाए जा रहे हैं, तो डायरेक्ट भी नहीं पाएंगे। भारत में अमर गांव है जो कि नागपुर इलाके में पाया जाता है। सिंहभूमि तथा अरावली शिस्ट में थोड़ा टंगस्टन पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा ही है। डेगाना जो है राजस्थान में है, यह भी खनिज का सीरा के रूप में पाया जाता है। मीन्स यहाँ पर भी उतने अच्छे से इसका वितरण नहीं है। इसके उत्पादन तथा वितरण की दोस्तों बात कर लेते हैं तो टंगस्टन का प्रमुख रूप से रूस, चीन और ये कनाडा, पुर्तगाल, अमेरिका में पाया जाता है। टंगस्टन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो रूस में होता है। थोड़ी मात्रा में ब्राज़ील, बोलीविया तथा जापान में भी पाया जाता है। केवल चीन से ही करीब 75% टंगस्टन का उत्पादन होता है। इसके अलावा रूस व ऑस्ट्रेलिया प्रमुख उत्पादक देश हो जाते हैं, कंट्री हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला हमारे पास धातु आता है जिसको हम लोग वेनेडियम बोलेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे वेनेडियम, यह जो है थोड़ा सॉफ्ट होता है, रजत श्वेत धातु है। इसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। कहीं कहीं इसका उपयोग प्लेटों, दान पात्रों, शिलाशेषक, शस्त्र पदिका तथा अन्य कार्यों में भी किया जाता है। ओके, इसके दोस्तों वितरण की बात कर लेते हैं तो वितरण आप देख सकते हो कि वेनेडियम टिटेनीफेरस, वेनेडियममय टिटेनीफेरस निक्षेपों में इसका पेंटा ऑक्साइड 0.1 से 3% तक पाया जाता है, ठीक है, तथा सिंहभूमि जिले के दालबूम तथा उड़ीसा के मयूरभंज क्षेत्रों में मिलता है। इसके प्रमुख स्थानों में कुमारडुबी तथा बुडेलखेरी है। क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट रुकिएगा, उसको हटाना है। हाँ, कुमारडुबी तथा बुडलाखेरा है। नुआशाह में भी इसका कुछ मात्रा पाई जाती है। भंडार जिले में या क्वार्टरजाइट में पाया जाता है। ओके, उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन भारत में नहीं होता, भारत में नहीं होता, और कोई महत्वपूर्ण निक्षेप भी भारत में इसका नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो पायरोलोसाइट है वो बहुत ज़्यादा, मैंगनीज वाला जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो कि जगह जगह पे जो जो चीज़ें आई उसको हम आपको बताते चले, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, आपको पढ़ना है मैलिब्डेनम के बारे में। मैलिब्डेनम के बारे में, इसका जो है धातु का प्रमुख खनिज क्या है, मैलिब्डेनाइट है। क्या है, मैलिब्डेनाइट। इसका सल्फाइड होता है, मैलिब्डेनम का सल्फाइड है मैलिब्डेनाइट, ठीक है। इसमें 60% धातु पाया जाता है, मीन्स मेटल्स पाए जाते हैं। यह द्युतिमय तथा शीशे से समान भूरे रंग का होता है। यह बल्ब, वायरलेस विद्युत यंत्र जैसे कि ब्लूटूथ होता है ना, ब्लूटूथ माइक हो गया, ब्लूटूथ हेडफोन हो गया। जैसे फ़ोन मेरा वहाँ पे 100 मीटर दूरी पे है, हम ब्लूटूथ से कर रहे हैं। प्रैंक वीडियो आप देखते होंगे, उसमें ब्लूटूथ माइक होता है। ये सारी चीज़ निर्माण में, रेडियो बनाने में किया जाता है। मान लीजिए रेडियो में 109 FM पर लगा दिए, वो बज रहा है, कहाँ से रिलीज़ हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, लास्ट है ये उत्पादन एवं वितरण के बारे में। तो हमको कैमरा को करना पड़ेगा इस साइड में, तो हम कैमरा पर नहीं देखते हैं, ये तो आपको लगेगा कि हम उधर ताक रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं उत्पादन एवं वितरण के बारे में। तो इसमें देख लीजिए प्रमुख
इसको फिर हमको गड़बड़ लग रहा है, इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। यह प्रमुखतया संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, चिली, कनाडा तथा नॉर्वे में पाया जाता है। भारत में यह छोटा नागपुर में पाया जाता है। हजारीबाग, जिसको वारागुदा कहते हैं, वहाँ का एक जगह है, उसमें असम तथा खासी पहाड़ियों में पाया जाता है, किंतु कोई महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है। मीन्स इस सभी चीज़ों का उत्पादन हमारा है ही नहीं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसके बारे में ना बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम इसको करते हैं ख़त्म, कैसे ये बढ़ता है साइज इसका, ठीक है। तो आई होप दैट अब आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक मतलब कमेंट तो ज़रूर ही करना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो हमको आप बताइएगा कि मैंगनीज का एक अयस्क को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है आपसे, मैंगनीज का एक अयस्क को क्या कहते हैं, क्योंकि इतना मेहनत किए हैं, लगभग 1 घंटे के लगभग हम मेहनत कर चुके हैं। तो मैंगनीज के एक अयस्क को हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर आप हमें दोगे। मैंगनीज के एक अयस्क को हम क्या बोलेंगे, इसका रिप्लाई आप हमें करोगे, तब हम आपको उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे। अन्यथा आप कमेंट कर दोगे तो हम समझ जाएंगे कि नहीं, आप कमेंट नहीं किए हो, ये कमेंट फॉल्स कमेंट है, हम ऐसे समझेंगे डायरेक्ट। थैंक यू सुनने के लिए, बहुत थैंक यू सुनते हैं, लेकिन जब आप पूरा वीडियो देख लोगे, कुछ सीख लोगे ना, तो वो थैंक यू मुझे हार्ट टच करवाता है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगा एंड समझ रहे हो ना, रेगुलर क्लासेस होती रहेगी। जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को साइड में कर देते हैं। एंड अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज है विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर, ठीक है। तो विश्वकर्मा पूजा के दिन कोचिंग क्लासेस, स्कूल सभी चीज़ बंद हैं। तो आप सभी को हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। एंड आज के दिन हम ये वीडियो को शूट कर रहे हैं। एंड अभी हम एक पार्ट 1 वीडियो बना हुआ है, जो नंबर 2 चैप्टर है, उसका भी वीडियो फिलहाल आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल उसका भी वीडियो हमें शूट करना है, अभी लगातार बोलना है, ठीक है। तो एक ब्रेक जो है मेरे लिए एंड आप सभी के लिए कि इतना पढ़ने के बाद आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद हम जो जनरल कैटेगरी के जितने भी मेटल्स थे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। एनर्जी लो मत करना यार, क्योंकि समझ रहे हो ना, अगर डिमोटिवेशन बहुत गलत चीज़ होती है, डिमोटिवेशन, ठीक है। डिमोटिवेशन नहीं करना है, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो आप लाइक शेयर कमेंट करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।